हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीएड की अदर क्लासेस देखनी है, अदर सब्जेक्ट की एंड क्वेश्चन पेपर जानने हैं जो कि 2020 के हैं, वो सभी मैंने शेयर किए हैं। आप चेकआउट कर सकते हो। बीएड वीडियोज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन पेपर में 2020 के में आया हुआ है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे फर्स्ट तो इसके नाम को आपको ध्यान रखना है। ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से ना आके ये क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से चॉइस्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम से आ रहा है, जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और एक अच्छे और सिंपल क्वेश्चन का भी वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरी एग्जैक्टली होता क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। आपको पता है कि लेटेस्ट में आपको ग्रेड मिलने लगे थे, परसेंटेज भी दी जाती है, बट यस आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, वो आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको समझाने वाली हूँ। इजी है, आप लिख सकते हो, बट मटेरियल एग्जैक्टली कैसे लिखना है ना, वो आज की क्लास में शेयर करेंगे। शिक्षा में छात्रों द्वारा की गई प्रगति और अधिकांश का मूल्यांकन अति आवश्यक और अनिवार्य है। अध्यापकों के लिए यह जानना भी उपयोगी और संतोषप्रद होता है कि उनके शिक्षण से उनके विद्यार्थी कितना अधिक लाभान्वित हुए हैं। यानी कि हम मूल्यांकन करते हैं, क्यों करते हैं कि हमने जितना आपको पढ़ाया है उसका फीडबैक लेने के लिए कि एग्जैक्टली वो आपको समझ कितना आया है और किस स्टूडेंट को कितना हद तक समझ आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब उस मूल्यांकन के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो ज़्यादा अधिक प्रगति करते हैं, कुछ कम प्रगति करते हैं। तो इसे जानकर शिक्षक और अभिभावक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को भी अपनी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि बच्चे को भी पता चलता है कि वो कितना सीख रहा है, जिससे वे अपनी शैक्षिक योजनाएं उसी के अनुसार बनाते हैं। हमारे देश में वर्षों से इसके लिए परीक्षाओं की व्यवस्था होती रही है, जिसमें छात्र प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं और परीक्षक द्वारा उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। ये अंक 0 से 100 तक होते हैं, आपको पता है। तो इसके आधार पर पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्रदान की जाती थी। ठीक है, यह प्रणाली वर्षों से बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के चली आ रही है, जिसका कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ मूल्यांकन होता है, ठीक है, 0 से 100 तक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका उन मार्क्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड डिवीजन हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि 60% से ऊपर है तो वो फर्स्ट है, और 60% से नीचे है तो वो सेकंड है, और 50 से नीचे है तो वो थर्ड है। तो ये जो प्रणाली है उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है। तो इस प्रणाली को आलोचना समय समय पर इसकी की गई, जब आप बता रहे हो जिनके 60% है, जिनके 65 है, जिनके 75 है, सभी आपके फर्स्ट डिवीजन में आ गए, फर्स्ट डिवीजन सबके पे लिखा गया। तो बिल्कुल इस जो आपकी योजना है इसकी आलोचना की गई, और इस आलोचना में परीक्षकों द्वारा अपनी विचारधारा और उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर की जाती रही है। क्योंकि कोई बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, कोई 90% ला रहा है, कोई 60% ला रहा है, सबकी मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन लिखा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया। इसके अतिरिक्त यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो, जो मैंने अभी आपसे कहा कि परसेंटेज को इस बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो अंकन प्रणाली की इन कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि 1952 से 1953 तथा शिक्षा आयोग 1966 से 1964 से 1966, ठीक है, ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का चुनाव किया। यानी कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आपके जो शिक्षा आयोग थे, उन्होंने ग्रेड सिस्टम का सुझाव दिया कि ग्रेड्स रख लो, उससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि इसमें इतनी कमियां नहीं रहेंगी। सन 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल्स में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली को अपनाने की बात कही गई। ठीक है, और परीक्षा सुधार के क्षेत्र कार्यरत विषय विशेषज्ञों का ध्यान ग्रेड प्रणाली ने आकर्षित किया। यानी कि जो आपके टीचर्स थे, जो लेक्चरर थे स्पेशल सब्जेक्ट्स के, उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है। उनके विचार में फालंकों के वर्गों को कम करने और आंकिक प्रक्रिया की त्रुटियों को कम किया जा सकता है ग्रेड सिस्टम के द्वारा। इस प्रकार ग्रेड प्रणाली के अपनाए जाने को सिद्धांत रूप में स्वीकार करने के पश्चात भी ग्रेडों की संख्या पर एक मत निर्णय नहीं किया गया। कुछ छात्रों के मत में 5 बिंदु ग्रेड और कुछ के मत में 7 बिंदु ग्रेड या कुछ के में 9 भी होते थे। तो विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी और अनेक विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेड प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की गई और इसके आधार पर 7 बिंदु ग्रेड को अपनाने की सहमति की गई, जिसमें जो ग्रेड्स थे वो आपका ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो हम इस तालिका को बना लेंगे एंड उसके आधार पे ही हम जो पुअर स्टूडेंट हैं या जो वेरी गुड हैं वो चुनाव करते कैसे करते हैं, वो आपको ये तालिका बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यानी कि इसको 7 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका ओ,
देन A B C D E F, ठीक है। इसमें जो हम लिखेंगे वो ग्रेड होगा आपका फर्स्ट पे, देन अंक होगा यानी कि अंक कितने हैं, शाब्दिक होगा एंड उसका अर्थ होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो हम C को एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। C हो गया आपका मिड का, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो आपकी हो जाएगी कि गुड है, वेरी गुड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग की। एंड जो इसकी राइट साइड होगी यानी कि मेरी राइट साइड, वो आप देख सकते हो C के बाद D E और F की, वो पुअर होते चले जाएंगे, यानी कि मार्किंग इस बेस पे होती है। तो O में हम लिखेंगे कि जो विशिष्ट हैं, जो 6 नंबर पे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद A आपका वेरी गुड, अति उत्तम, यानी कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए उन्हें हम A देते हैं। बी हम उन्हें देते हैं जिनका एवरेज से अच्छा है, यानी कि अबव एवरेज, उसे हम उत्तम हिंदी में लिख देंगे। देन सी आपका औसत एवरेज है, यानी कि ना तो उसने बहुत अच्छा किया है बट ना ही बहुत बेकार किया है, तो उसे हम सी ग्रेड देते हैं। डी ग्रेड हम 2 नंबर वाले यानी कि निम्न बिलो एवरेज को देते हैं। ई हम देते हैं जिसने मतलब बहुत बेकार किया है, उसे हम 1 नंबर पे रखते हैं एंड बहुत ज़्यादा बेकार उसने किया है। एफ में हम वेरी पुअर को रखते हैं, यानी कि कुछ किया ही नहीं पेपर में। फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो, इसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो तो ये तालिका है वही आप लिख सकते हो। आपको 7 ग्रेड में डिवाइडेड करनी है, सेम एवरेज रखिए, बिलो एवरेज, अबव एवरेज कर दीजिए, देन आपको पुअर कर देना है, वहाँ पे वेरी गुड कर देना है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग कर देना है और दूसरी साइड आपको वेरी पुअर कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग माइंड से बना सकते हो, बस समझ आ गया ना कैसी बनानी है। ये कोशिश रखिए कि 7, 5 या 9 में आपको बनानी है, वो आप कैसे भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है। क्लियर हुआ? अभी देख लेते हैं कि जो ये आपका सिस्टम है, तो इन कार्यशालाओं ने यह भी कहा कि तकनीकी संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों में 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली अपना ली गई है जो उनकी परिस्थितियों के उपयुक्त हो सकती है। यानी कि वो जो 5 बिंदु या 7 बिंदु जो भी हमने सिस्टम डिवाइडेड किया था, उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें अच्छी लगे, उनकी परिस्थिति के लिए जो अच्छी हो, वो जो विश्वविद्यालय हैं वो अपना सकते हैं। बट मेनली ये कृषि विश्वविद्यालय और जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए कहा गया था। देन है परीक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रेड प्रदान किए जा सकते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर प्राप्तांकों को सामान्य संभाव्य वक्र यानी कि एनपीसी के आधार पर 7 भागों में या 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। विभिन्न विषयों के लिए न्यूनतम ग्रेड औसत परीक्षा परिषद या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, यद्यपि यह निर्धारण क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। पर फिर भी न्यूनतम औसत ग्रेड जो है यानी कि 2 या हम डी बोल सकते हैं, जिसे है ना ABCDEF से डिवाइड किया था, तो हमें न्यूनतम क्या रखना है कि डी रखना है। डी से नीचे जो है वो फेल है या डी वाला भी फेल है, डी से ऊपर जिसके वो पास होगा। तो ये डिसाइड करना यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो न्यूनतम ग्रेड कौन से ग्रेड को रखते हैं। टोटली वो यूनिवर्सिटी की अपनी सेल्फ डिपेंडेंस पे फोकस करता है कि वो क्या सोचते हैं और वो कितना न्यूनतम ग्रेड रखते हैं। यदि किसी छात्र का औसत ग्रेड एक विषय में डी से कम है और अन्य विषयों में डी से उत्तम है, तो उसे अगली कक्षा में इस शर्त पर भेज दिया जाना चाहिए कि वह उस विषय को अगले वर्ष उत्तीर्ण कर लेगा। यानी कि जैसे आपका बैक पेपर को होता है या आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, तो ये सिस्टम रखना चाहिए जिसने डी ग्रेड अगर एक सब्जेक्ट में लिया है तो उस सब्जेक्ट का पेपर उसे दोबारा देना है, और जिनमें उसके डी से अच्छे हैं उनका पेपर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं देना है। तो आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो, बट शर्त यही होगी। देन है कि ग्रेड प्रणाली में परीक्षक प्रश्नों के प्रश्नवाद उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकेंगे और उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञात कर लिया जाएगा। औसत ग्रेड की जो गणना है उसमें सभी ग्रेडों को अंकों में परिवर्तित किया जाएगा और उसके आधार पर जो आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज है यानी कि जो औसत है वो निकाला जाएगा। और बिंदु ग्रेड प्रणाली में 0 को 6A, 5B को ठीक है 4, एंड सी को 3, डी को 2 और ई को 1 और एफ को 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, जो कि लास्ट जो तालिका थी हमारी जिसमें मैंने शेयर किया था कैलकुलेशन में, वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर भी अगेन। प्रश्न हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, CGPA हम निकालेंगे, CGPA का अलग से क्वेश्चन है, उसके लिए आपको अलग क्लास देखनी पड़ेगी, मेरी ओल्ड क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हो। देन है ग्रेड, देन ग्रेड बिंदु। ठीक है, यानी कि ग्रेड के आधार पर जो मार्किंग की गई है ना वो कैसे की गई है। तो मान लीजिए प्रश्न 1 है, तो उसमें क्या है कि उसने जो नंबर गेन किए हैं, जो उसके मार्क्स थे वो B ग्रेड के लिए हैं, तो उसे हम पॉइंट देंगे 4 है। लास्ट तालिका के आधार पर हमने यही कहा, अगर उसने A ग्रेड गेन किया है तो उसके लिए जो मार्किंग होगी वो 5 की होगी। अगेन B ग्रेड किया है तो 5 मार्किंग यानी कि 4 पॉइंट दिया जाएगा। CGPA आपको निकालना है, वो कैसे निकालना है वो क्वेश्चन अलग से अवेलेबल है चैनल पे, जैसे ही पब्लिश हो जाएगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट कर सकते हो। बाकी कल आपको क्लास मिलेगी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, वो आप चेक कर सकते हो। तो इस तालिका में देखने का कुछ नहीं है। अब है जब विभिन्न प्रश्नों के भार यानी कि वेटेज जो है वो असमान हो जाते हैं, तब विभिन्न प्रश्नों के ग्रेड बिंदुओं को
प्रतिशत में गणना कर ली जाता है, उनका योग करके 100 से भाग देने पर ग्रेड बिंदु प्राप्त होता है और इसी गणना को नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यानी कि मान लीजिए ग्रेड बी था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो 25% हमने दे दिए, देन 2 का हम 10%, देन 20%, 25%, 20%, इस टाइप से हम CGPA निकाल लेते हैं। CGPA निकालने के लिए अलग से क्वेश्चन है, डोंट वरी, तो वो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो इस आधार पर आपका जो ग्रेड सिस्टम है उसे स्टार्ट किया गया था। सो आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये ग्रेड सिस्टम निकालने का ही है, आप थ्योरी पढ़ सकते हो। आपको मेरी PDF बुक डाउनलोड करनी है तो बुक मिल जाएंगी, आप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लासेस का ही, क्योंकि मैं नोट से इसलिए करा रही हूँ जिससे कि जो बाय नहीं करना चाहते हैं, बाय नहीं कर सकते, वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी खुद PDF बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपको मेहनत करनी है, सिर्फ PDF बनानी है, बाकी तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस चेकआउट करनी है डेली मॉर्निंग में 10 AM पे B.Ed की